Good morning, class 9th, chapter 2, part 3 of civics, page 23. Making of the Indian Constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. जैसे साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बना था, वैसे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बना था। क्यों? क्योंकि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो हर एक रिलीजन का से फेवरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसका मतलब किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में कोई गलत बात ना हो, ये सब सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। किसी भी रिलीजन का राइट जो है वो इफेक्ट ना हो, ये सब सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना ईजी टास्क नहीं था। At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. अब जो इसमें जो लोग थे ना, वो लोग पार्टीशन से गुजर के आए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था ना, आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी थी साथ में, फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। अलग इसलिए हुआ था क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों लॉयर थे। तो जब मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगा कि कहीं हिंदूस अपने फेवर में न कर लें कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग कर ली कि हाँ हमारा एक अलग देश होगा। ठीक है, तो आज इंडिया में हिंदूस भी हैं, मुस्लिम्स कम है, पर पाकिस्तान में सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। कुछ हिंदूस होंगे बट बहुत ही कम %। ठीक है, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इट मीन्स बहुत एक घातक दर्ददाई एक्सपीरियंस था। इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे बहुत सारे लोग मारे गए थे। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। वायलेंस मतलब होता है हिंसा। ठीक है, पार्टीशन मतलब जब विभाजन हुआ था उस टाइम। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain unindependent। अब जो ब्रिटिशर्स थे उसने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट जो जहाँ पे राजा रजवाड़े लोग, ठीक है, राजा लोग रहते हैं, तो उनके हाथ में छोड़ दिया कि आप लोगों को इंडिया के साथ मर्ज होना है या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था। रीज़न ये था कि समझिए अब इतना बड़ा इंडिया है और बीच में कोई स्टेट है प्रिंसली स्टेट, अब इतना बड़ा इंडिया है, इसमें ये एक अलग कंट्री रहेगा तो कितना अजीब सही लगेगा। तो प्रिंसली स्टेट को भी इंडिया में इंक्लूड करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब इंडिया का भविष्य जितना सुरक्षित आज है पहले नहीं था। मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनको एक चिंता थी। किसकी चिंता थी? इंडिया के फ्यूचर और प्रेजेंट की, कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा इन फ्यूचर की नहीं। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक नई बात नहीं थी। रीज़न इसलिए नई बात नहीं थी क्योंकि साउथ अफ्रीका से हम सीख चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती है, सबको इक्वल राइट कैसे दिया जाएगा, सबका राइट का रिस्पेक्ट कैसे होगा। हम साउथ अफ्रीका से ये बात सीख चुके थे, हम ये बात साउथ अफ्रीका से सीख चुके थे, तो हमारे लिए एक एडवांटेज था। साउथ अफ्रीका से हमने एक्सपीरियंस ले लिया था। इन सब डिफ़िकल्टीज़ के अलावा हमारे पास एक बिग एडवांटेज था फॉर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस। अनलाइक जैसे लाइक साउथ अफ्रीका नहीं, अनलाइक मतलब साउथ अफ्रीका के जैसा नहीं, ठीक है। दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति। दे डू नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस। अब जो इंडियंस पीपल थे उनको कंसेंसस मतलब कोई आम सहमति की ज़रूरत नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है।
इन्होंने साउथ अफ्रीका से एक्सपीरियंस लिया था, ठीक है। तो उनको आम सहमति या राय की ज़रूरत नहीं थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी दिखती है। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बात ये थी कि आज़ादी के लिए ये सब लड़ाई नहीं थे, एज वेल एज यूनाइटेड भी हो गए थे, ठीक है। ये लोगों ने लड़ाई तो की थी, एज वेल एज लड़ाई करते ही समय इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था जब हम आज़ाद होंगे तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होगी, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ठीक है। मतलब दे वर रेडी टू व्यू इंडिया एज अ सिंगल एंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बनेगा। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। मतलब जो हमने ये आंदोलन किया था ना, सिर्फ ये फॉरेन रूल से स्ट्रगल ही नहीं कर रहे थे हम, बल्कि हमने क्या किया था कि हमने ये सोच लिया था कि हम अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। रेजुविनेट का मतलब होता है कि फिर से मतलब नया कर देना उस चीज़ को, ठीक है। तो रिफ्रेश करके पूरा नए तरीके से बना देना। रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, तब भी ओपिनियन में डिफरेंसेस थे। ओपिनियन लोगों की राय में, कुछ लोगों का सोचना अलग था, कुछ लोगों का सोचना अलग था, ठीक है। तो ओपिनियन में डिफरेंसेस तो थे। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, आज भी वो डिफरेंसेस हैं। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैव टू बी एक्सेप्टेड बाई ऑलमोस्ट एवरीवन। फिर भी कुछ बेसिक आइडियाज़ से हम जुड़े हुए हैं, हम साथ रह पा रहे हैं। एज फार बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू, मैंने मोतीलाल नेहरू के बारे में अभी बताया, एंड 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 other कांग्रेस लीडर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। 1931 में कराची, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, रेजोल्यूशन मतलब बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें किस पर ध्यान दिया गया कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा। ड्वेल्ट मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोनों का कहना था एक जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इस फ्रेज का नाम है कि सबको इक्वल राइट दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब लोग एक ही हैं। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब जो कम मात्रा में है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। ये सब रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबका इक्वल राइट होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करना है। Thus some basic rules were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution, ठीक है। तो जो भी ये बेसिक वैल्यूज़ थी ये एक्सेप्ट कर ली गई लीडर्स द्वारा। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठने के पहले ही ये क्या होता है, ये संविधान सभा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के वो मीटिंग में बैठें उससे पहले ही लीडर्स ने ये कुछ बेसिक बातें एक्सेप्ट कर ली थी कि ऐसा सबके साथ होगा। विचार विमर्श करने से पहले, विचार डेलिब्रेट मतलब होता है विचार विमर्श, तो आगे बात चलाने के पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाने के पहले ये सब बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई ये सब कंसीडर लीडर्स ने कर ली थी। द फेमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉलोनियल रूल मतलब जो अंग्रेज रूल करते आ रहे थे हमारे ऊपर, ठीक है। कॉलोनियल रूल मतलब पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ वेल्दी और पावरफुल नेशन मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज, ठीक है। वो होता है कॉलोनियल रूल कि हम ज़्यादा पावर में, हम ज़्यादा वेल्दी है तो हम अपना राज चला रहे हैं। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। ब्रिटिश ने इनको अलाउ किया कि ठीक है इलेक्शन करा लो, पर उन्होंने क्या किया, सिर्फ कुछ ही लोगों को बोला कि राइट टू वोट, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का हक रखा, जिसकी वजह से क्या है, वीक लेजिस्लेचर, मतलब कानून जो इलेक्शन हुआ वो बहुत वीक था, ठीक है। जो लॉ वगैरह बने वो बहुत वीक थे। देखिए 1937 में इलेक्शंस हुए, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि
कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ड्राफ्ट किया था। 1937 में इलेक्शंस हुए जो कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि सबके पास राइट टू वोट नहीं था। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। फुल्ली डेमोक्रेटिक क्यों नहीं थी? रीज़न बिहाइंड दैट, सबको राइट टू वोट नहीं था। पर इन सब से क्या हुआ? हमें साउथ अफ्रीका से सीखने को मिला, ठीक है। हमें जो हमने खुद चुनाव कराए थे इसके पहले, जो 1937 में ब्रिटिशर्स ने हमें अलाउ किया, हमें उससे सीखने को मिला। आफ्टर ऑल देखा जाए तो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया था। These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own constitution and working in them. ठीक है, that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. Years of thinking and deliberation ऑन दी फ्रेमवर्क ऑफ द डेलिब्रेशन, मतलब विचार विमर्श, मैंने बताया था। बहुत सारे साल लग गए, बहुत विचार किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए जिससे लोगों तक बेनिफिट पहुंचे। आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। हम लोगों ने क्या किया? देखा दूसरी कंट्रीज कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, फिर हमने उनसे कॉन्फिडेंस गेन किया। पर ऐसा नहीं किया हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी दूसरी कंट्रीज़ का था उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, बट ऑन आवर ओन टर्म्स हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया। जो चीज़ हमारे फेवर में थी वो हमने चीज़ ली, जो चीज़ हमारे फेवर में एज इट इज़ नहीं थी तो उन्हें उससे थोड़ा मॉडिफाई किया गया। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या सीखा था? आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी कैसे मेंटेन करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन में देखा था सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल्स ऑफ राइट इन द यूएस। बिल्स ऑफ राइट इन द यूएस में एक बिल पास हुआ था जिससे हमें पता पड़ता है फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, तो इससे हमने ये सीखा। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मतलब समाजवादी पार्टी, वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करती है। इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। इतना सब कुछ अच्छा था दूसरी कंट्रीज में के लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसके बावजूद भी हमने इमिटेटिंग मतलब हूबहू नकल उतारना, फिर भी हमने एज इट इज़ छाप नहीं दिया, कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दे थिंक सूटेड फॉर आवर कंट्री और नॉट। हर एक स्टेप पे हमने ये सोचा क्या ये हमारे लिए सूटेबल है, अगर है तो ही इम्प्लीमेंट किया। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे फैक्टर्स ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की, ठीक है। हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, अदर कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। पार्ट 3 इज़ ओवर नाउ। थैंक यू।